नमस्कार। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किसी भी देश के विकास को गति प्रदान करने के लिए शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, जिसे 1992 में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ के मद्देनज़र रिवाइज़ किया गया था। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान एजुकेशनल स्ट्रक्चर को स्वीकार किया गया था और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। अभी तक देश में 34 साल पहले बनी शिक्षा नीति लागू थी। इस दौरान काफ़ी बदलाव हुए और ज़रूरतें भी समय के अनुसार बदल गई। जाहिर है कि इन तमाम बदलावों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की ज़रूरत थी। अब सरकार ने तीसरी नीति की 29 जुलाई 2020 को घोषणा की है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 कहा गया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के उद्देश्य और सामग्री में बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा और हायर एजुकेशन में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। तो आइए सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। स्कूल एजुकेशन में पहले जो +2 की बात होती थी, अब शिक्षा नीति में उसकी जगह 5+3+3+4 फार्मूले को लाया गया है। इसके लिए एक न्यू पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें 4 लेवल हैं। पहला जो लेवल है वो फाउंडेशनल लेवल है, जिसमें 5 सालों को बताया गया है। पहले 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका में होंगे, जिसमें एज ग्रुप होगा 3 से 6 साल। फिर क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए एज ग्रुप 6 to 8 ईयर होगा और यह 2 साल के लिए होगा। तो कुल मिलाकर इसमें फाउंडेशनल कोर्स में 5 साल होंगे। यदि हम शिक्षा में बदलाव की बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा में बदलाव किया गया है वो है भाषा के स्तर पर। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 तक या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। जो इसमें नेक्स्ट लेवल आता है वो है प्रीपेरेटरी लेवल, जो क्लास 3rd से 5th तक होगा। इसमें एज ग्रुप है वो 8 से 11 होगा। जहाँ पहली और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा पर जोर देने की बात कही गई है, वहीं 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। जो अगला लेवल आता है वो है मिडिल लेवल, जिसको हम क्लास 6 to 8 कह रहे हैं, जिसमें एज ग्रुप 11 to 14 होगा। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें पाठ्यक्रम में भी लागू किया जाएगा। जो लास्ट लेवल आता है वो है सेकेंडरी लेवल, जिसको हम क्लास 9th to 12th कह रहे हैं, जिसमें एज ग्रुप 14 से 18 साल होगा और 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। इसमें बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। इस शिक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, ना कि उनकी याददाश्त का। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है स्कूली शिक्षा के स्तर पर, क्योंकि इससे विद्यार्थियों पर अधिक नंबर लाने का, अधिक मार्क्स लाने का दबाव खत्म होगा। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया गया है वो है ड्रॉप आउट इन स्कूल एजुकेशन। कि ड्रॉप आउट है वो काफ़ी अधिक है स्कूल एजुकेशन में, उसको किस प्रकार से टैकल किया जाए। ड्रॉप आउट को हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के तौर पर लेते हैं और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के कितने स्टूडेंट्स आगे क्वालिफाई कर पाते हैं। यदि हम अपने यहाँ ग्रोस एनरोलमेंट रेशो देखें तो क्लास 6 से 8 तक वह 90.9% है। क्लास 9 से 10 में यह 79.3% है और क्लास 11 to 12 में 56.9
5% है। यह आंकड़े हमें एक बात स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से क्लास 5th और ख़ास तौर पर क्लास 8th के बाद जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट रेशियो है वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाता है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें साल 2017-18 में एनएसएसओ के 7वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच के जो उम्र के जो छात्र हैं, उनकी स्कूल न जाने वालों की जो संख्या है वो 3 करोड़ 22 लाख है। तो यह काफ़ी अधिक संख्या है। तो इस नीति में इस बात का जिक्र किया गया है कि इन बच्चों को यथासंभव फिर से एजुकेशन सिस्टम में जल्दी से वापस लाने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 10% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब हमारा था स्कूल एजुकेशन के बारे में। अब हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हायर एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्कूल एजुकेशन की तरह ही हायर एजुकेशन में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहली बार मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट लागू किया गया है। अब ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जो छात्र हैं वो 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री की बात कही गई है। वहीं 4 साल की डिग्री विद रिसर्च की बात है। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स विद रिसर्च करने वालों के लिए। ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ हो जाएंगे। इस प्रकार से यह सारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर दिया गया है, जिसमें 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। यदि अब हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के लिए जो अनिवार्यता है वो या तो एमए डिग्री हो या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री विद रिसर्च होनी चाहिए। और नई शिक्षा नीति में एमफिल को बंद करने का प्रावधान किया गया है। हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव हैं और इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन देंगे उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% स्टूडेंट्स को देना होगा। ऐसा प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, यानी अब यूजीसी और एआईसीटी समाप्त कर दिए गए हैं और पूरे हायर एजुकेशन के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। हायर एजुकेशन में 2035 तक जो 50% GER है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का टारगेट है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें तो GER 26.3% है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स ट्रेनिंग पर काफ़ी बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए टीचर्स ट्रेनिंग और सभी प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर शामिल करने की भी इसमें सिफारिश की गई है। तो ये सब हमने बात की हायर एजुकेशन के बारे में। यदि हम प्रेजेंट एजुकेशन और न्यू पॉलिसी जो आई है उससे क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में थोड़ा बात करें। यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हम यह बात करना चाहें कि प्रेजेंट में हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या व्यापक बदलाव होगा, तो इसमें सबसे पहले हम मातृभाषा की बात करते हैं। यह हम सब जानते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा को यदि लिया जाए तो यह कहने वालों की कमी नहीं है कि हमारी जो इंग्लिश नॉलेज है उसने हमें 21st सेंचुरी में काफ़ी बड़ी पावर एक तरीके से दी है। भारत को काफ़ी बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता रहा है इंग्लिश नॉलेज के मामले में। अपनी इसी क्षमता के आधार पर
आईटी सेक्टर में दुनिया भर में हमने अपनी साख जमाई है, लेकिन विशेषज्ञ काफ़ी पहले से ही ऐसा कहते रहे हैं कि शुरुआती उम्र में मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों के सहज और तेज मानसिक विकास में सहायक होती है। दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का जो क्रेज़ बढ़ा है, उसके कारण बच्चों के बीच काफ़ी स्तरों पर गैप बढ़ा है। तो मातृभाषा में शुरुआती पढ़ाई का प्रचलन इस खाई को कम कर सकता है। इसके लिए यह मातृभाषा में पढ़ाई की जो बात कही गई है, यह काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी। इसी प्रकार कॉलेज स्तर पर भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को 3 या 4 साल का और एमए को 1 साल का करने से लेकर मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था करने तक ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए बाकी दुनिया से तालमेल बनाते हुए चलना आसान बनाएंगे। जीडीपी का भी 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43% है। नई एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च और इनोवेशन को लेकर भी बात कही गई है। रिसर्च और इनोवेशन को लेकर इस बात को हाईलाइट किया गया है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत है वो काफ़ी कम इन्वेस्ट कर रहा है। यदि हम दूसरे देशों में यूएसए को लें तो 2.8% अपनी जीडीपी का वो रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट करता है। इजराइल 4.3% और साउथ कोरिया 4.2%। वहीं यदि हम भारत को देखें तो 0.69%, यह 1% से भी कम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लासरूम से बाहर शिक्षा को ले जाने की एक पहल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा है। वोकेशनल एजुकेशन को इस लिहाज से जोड़ा गया है कि अब शिक्षा का मतलब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं रह जाएगा, बल्कि अब अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन को भी शिक्षा के दायरे में लाया गया है। अब हम नई शिक्षा नीति की कुछ सच्चाइयों की तरफ ध्यान देते हैं, जो हमें पहली नज़र में देखने से नहीं पता चलती हैं। नई शिक्षा नीति की जो बातें हैं और उसमें जो सुझाए गए प्रावधान हैं, उनमें कुछ विरोधाभास है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को उन्नत करने की बात की गई है, लेकिन दूसरी तरफ सेकंड क्लास तक की जो पढ़ाई है, उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आ रही है। इस काम को एनजीओ कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी और अदर जो वॉलंटियर्स हैं वो करेंगे। वैसे यह नीति स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात करती है, जिसका मतलब यह हुआ कि कम संसाधनों से ज़्यादा करें, यानी कि सरकार का अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलने का एक प्रयास है। यह शिक्षा नीति फाउंडेशन स्टेज यानी कि पहले 5 साल की पढ़ाई में टीचर की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करती, जो कि ठीक नहीं है। नई शिक्षा नीति का जो मूल प्रावधान है वो देश में स्कूली स्तर पर लगभग 10 लाख अध्यापकों की कमी को स्वीकार तो करता है, किंतु इन पदों की भर्ती के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं करता। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति का दस्तावेज खुद स्वीकार करता है कि देश में अब भी 25% यानी 30 करोड़ से ऊपर लोग अनपढ़ हैं। फिर भी नई शिक्षा नीति में शिक्षा की सार्वभौमिकता के पहलू को छोड़ दिया गया है। वैसे तो नई शिक्षा नीति 2030 तक 100% लिटरेसी के टारगेट को पाने की बात करती है, परंतु दूसरी तरफ जहां स्कूलों में कम बच्चे हैं वहां उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जबकि स्कूल पहुंच के हिसाब से होने चाहिए, ना कि बच्चों की संख्या के हिसाब से। इसी प्रकार से नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद हायर एजुकेशन के मूलभूत ढांचे की बात तो की जा रही है, लेकिन शिक्षकों की काफ़ी कमी है। इन कुछ विरोधाभासों के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने व्यापक स्तर पर बदलाव की जो घोषणा की गई है, उसे देखते हुए कम से कम एक बात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि सरकार ने बदलावों को लेकर किसी भी तरह की हिचक नहीं दिखाई है। चाहे एजुकेशन सिस्टम का दायरा बढ़ाते हुए उसमें 3 साल के प्री स्कूलिंग पीरियड को शामिल करने की बात हो, या कम से कम 5वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को बनाने की बात हो। ऐसे तमाम बड़े फैसले इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर समाज में एक तीखी बहस होती रही है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ विरोधाभासों के बावजूद भी यह आशा की जानी चाहिए कि नई शिक्षा नीति 2020 देश में शिक्षा में सुधार लाने और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति नौकरी ढूंढने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली साबित होगी।